हेलो गाइस, आई एम द सिद्दीकी एंड होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जहां पर दोनों एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। ये रिश्ता दोनों को एक दूसरे के साथ जिंदगी भर के लिए बांध देता है। दोनों हर मोड़ पर एक दूसरे के साथ खड़े रहने का वादा करते हैं। लेकिन कुछ लोग इन रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते और इन रिश्तों को जलील कर देते हैं। 7 नवंबर 2017 का दिन था। जयलक्ष्मी पूरी रात से सो नहीं पाई थी। वो कभी बिस्तर पर करवटें बदलती तो कभी टेंशन में टहलने लगती, क्योंकि उसके हस्बैंड रात से घर नहीं आए थे। जब सुबह तक वो घर पर नहीं आए तो उसने अपने बेटे को उठाया और उसको बताया कि उसके पापा यानी कि विजय कुमार जी अब तक घर पर नहीं आए हैं। बेटे को लगा कि उसके पापा कहीं किसी रिश्तेदार के पास चले गए होंगे या किसी को कोई इमरजेंसी होगी तो वहां पर चले गए होंगे, या फिर किसी उनके दोस्त कोई आया होगा तो उनके पास चले गए होंगे। इसीलिए उसने सारी जगह पर कॉल किया, लेकिन उनका कहीं पर भी कुछ पता नहीं चला। अब विजय कुमार जी के गायब होने की खबर सारे रिश्तेदारों में फैल चुकी थी। इसीलिए वो सब उनके घर पर आ गए और विजय कुमार को ढूंढने में उनकी हेल्प करने लगे। विजय कुमार जी एक बिल्कुल सीधे साधे और शरीफ इंसान थे। वो ना किसी से कोई लड़ाई रखते थे और ना ही किसी से कोई झगड़ा। इसीलिए उनका इस तरीके से गायब होना घर वालों को बहुत ज्यादा टेंशन में डाल रहा था कि आखिर वो ऐसे कैसे गायब हो सकते हैं। खैर, इसके बाद मोहल्लों वालों को भी ये बात पता चली तो उन्होंने भी उनको बहुत ज्यादा ढूंढा, लेकिन उसके बाद भी उनका कुछ पता नहीं चला। घर वालों को एक टेंशन और भी थी। रात जब विजय कुमार जी गए थे तो उनके पास कुछ पैसे थे, तो हो सकता है किसी ने वो पैसे देख लिए हों और उन पैसों के लालच में आकर विजय कुमार जी को कुछ कर दिया हो। इस टेंशन से घर वाले और भी ज्यादा परेशान थे और ऑब्वियसली ये कॉमन बात है। हर कोई परेशान हो जाता है जब उनका कोई घर का मेंबर घर वापस नहीं आए। 38 साल के विजय कुमार जी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भड़गांव के रहने वाले थे। उनका गांव में एक काफी अच्छा और बड़ा मकान था और उसके साथ साथ उनकी काफी ज्यादा खेती की जमीन भी थी। उनका बहुत अच्छा परिवार था। उनका परिवार काफी भरा पूरा और एक पढ़े लिखे परिवारों में माना जाता था। वो गढ़हिंग्लज में एक कॉलेज के अंदर एक टीचर की नौकरी करते थे, जिसकी वजह से उनकी सोसाइटी में काफी अच्छी इज्जत थी। आप भी देख सकते हो कि टीचरों की सोसाइटी में काफी अच्छी इज्जत होती है, क्योंकि वो बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन देते हैं। गांव में अच्छा बड़ा मकान होने के बावजूद भी उनको अपनी नौकरी की वजह से अपने गांव भड़गांव से गढ़हिंग्लज में शिफ्ट होना पड़ा। बट उन्होंने यहाँ पर भी एक काफी अच्छा घर बना लिया था। घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। किसी भी चीज की कमी नहीं थी उनके घर में। घर में आने जाने के लिए काफी सारी मोटरसाइकिलें थी और उसके साथ साथ एक ओमनी वैन भी थी। विजय कुमार जी सोसाइटी वर्क में भी काफी इंटरेस्ट रखते थे। वो तबला और हारमोनियम काफी अच्छा बजाते थे, जिस वजह से उनकी एक अपनी खुद की गाने बजाने की टीम भी थी और ये टीम गाना बजाने जाती भी थी। दिन में कॉलेज की नौकरी और रात में गाना बजाने की वजह से वो अपने घर में कम ही टाइम स्पेंड कर पाते थे। विजय कुमार जी के साथ गढ़हिंग्लज में उनकी पत्नी जयलक्ष्मी, उनका एक 18 साल का बेटा और उनकी एक छोटी बहन रहती थी, जो कि स्पेशली चयनित थी और इसी वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई थी। काफी सारी जगह पता करने के बाद भी जब विजय कुमार जी का कुछ पता नहीं चला तो उनका बेटा कुछ लोगों को लेकर गढ़हिंग्लज के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। वहां पर उसने अपने पापा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने अपने हिसाब से जांच पड़ताल की। उन्होंने घर वालों से पूछा, आसपास सभी से पूछा, विजय कुमार जी की पत्नी से पूछा कि आखिर उस रात क्या हुआ था, लेकिन उनको इससे कुछ भी खास या कोई क्लू नहीं मिला। विजय कुमार जी की पत्नी के मुताबिक विजय कुमार जी उस दिन भी लगभग रोजाना की तरह 7 बजे के करीब घर आए। उन्होंने इवनिंग स्नैक किया और उसके बाद कमरे में बैठकर पैसे गिनने लगे। दरअसल वो पैसे फीस के थे जो कि उन्हें कल कॉलेज में सबमिट कराने थे। इन सब चीजों के बाद जब वो सोने की तैयारी करने लगे तभी किसी ने दरवाजे को नॉक किया। वहां पर विजय कुमार जी बाहर गए तो उनके कोई जानने वाला ही था। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो कपड़े बदल कर कहीं जाने की तैयारी करने लगे। जब पत्नी ने पूछा कि आखिर क्या हुआ है तो कहने लगे, अभी आता हूँ थोड़ी देर में, कोई जान पहचान का है उसके साथ जाना है वहीं पे। और वो अपनी गाड़ी भी नहीं लेकर गए थे। उन्होंने कहा कि जो बुलाने आया है वो अपनी गाड़ी लेकर आया है, मैं उसी की गाड़ी में जा रहा हूँ। यहाँ पर जब 3-4 दिन बीत गए और फिर भी पुलिस को कुछ पता नहीं चला तो घर वाले 3-4 लोगों के साथ एसपी दयानंद और एसपी दीक्षित कुमार के पास गए। वहां पर उससे इन्हें ये फायदा मिला
कि लोकल स्टेशन जो था गढ़ का, उस पर तो और दबाव पड़ गया केस के ऊपर काम करने के लिए, लेकिन उनके केस की जिम्मेदारी एक सीआईडी ऑफिसर जिसका नाम सुनील धड़ावड़े था उसको सौंप दी गई। 11 नवंबर 2017 को सावंतवाड़ी अंबोली स्थित पिकनिक पॉइंट पर सुनील धनावड़े की टीम को एक इंफॉर्मेशन मिली। वहां पर एक लाश थी। लाश की जानकारी मिलने के बाद एसपी दीक्षित कुमार, एसपी दयानंद और सुनील धनावड़े पुलिस फोर्स के साथ वहां पर पहुंच गए। यह पिकनिक पॉइंट एक काफी अच्छा स्पॉट है। यहाँ पर काफी सारी पहाड़ियां हैं और हजारों फुट की गहराई भी है। यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ लगी रहती है, किसी के साथ कोई हादसा ना हो, इसीलिए सभी सेफ्टी मेजर्स का भी ध्यान रखा गया है। इसके बाद भी यहाँ पर लाश मिलना एक काफी चौंका देने वाली बात थी। असल में यहाँ पर एक टूरिस्ट ने एक रेलिंग के ऊपर खून के धब्बे लगे देखे। ये बात उसने सिक्योरिटी गार्ड को बताई, क्योंकि खून के धब्बे ताजे थे, ज्यादा पुराने नहीं दिख रहे थे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने वहां पर चेक किया तो उसे अंदर खाई में एक लाश पड़ी हुई मिली। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वहां पर अपनी टीम लेकर पहुंच गई। पुलिस ने जब वहां पर जांच की तो उनको बिस्तर में लिपटी हुई एक लाश मिली और एक रॉड मिली, जिससे उसके सर पर वार किया गया था। अब यहाँ पर पुलिस को एक बात तो साफ हो चुकी थी कि जिसकी भी लाश है उसको किसी ने जानबूझकर मारा है। दूसरी तरफ उन्हें एक गाड़ी के टायर के निशान भी दिखाई दिए थे, यानी कि पुलिस ये भी जान चुकी थी कि इस लाश को कहीं बाहर से यहाँ पर लाया गया है। पुलिस ने बिस्तर को अपने कब्जे में ले लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ सुनील धड़ावड़े विजय कुमार की मिसिंग रिपोर्ट पर काम कर रहे थे, इसीलिए उन्हें लगा कि ये लाश विजय कुमार की हो सकती है। तो उन्होंने विजय कुमार की पत्नी जयलक्ष्मी को वहां पर बुलाया और उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए बोला। लेकिन यह लाश की कंडीशन इतनी ज्यादा बेकार थी, उसको इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि उसको पहचान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और कुछ हुआ भी ऐसा ही, जयलक्ष्मी उस लाश को नहीं पहचान पाई। खैर, उसकी हाइट और उसकी बॉडी शेप से और उसके वेट से ये अंदाजा लगाया गया कि लाश विजय कुमार की हो सकती है। इसीलिए उस लाश की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करने के लिए पुलिस ने डीएनए टेस्ट का सहारा लिया और उसको डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया। यहाँ पर बिस्तर के बारे में जब पुलिस ने जयलक्ष्मी से पूछा तो उसने साफ मना कर दिया कि इस बिस्तर उसका नहीं है। भले ही लाश की अभी आइडेंटिफिकेशन ना हुई हो, लेकिन पुलिस उसको विजय कुमार की लाश की तरह मानकर बाकी की जांच में जुट गई। यहाँ पर उनको एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि ये जो विजय कुमार का मर्डर किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, आशिकी, लव की वजह से किया गया है। यहाँ पर उन्होंने थोड़ी और जांच पड़ताल की, उनके घर वालों के आसपास से पूछा, मोहल्ले वालों से पूछा, तो उनको ये भी पता चल गया कि विजय कुमार और जयलक्ष्मी के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे थे। उनमें आए दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। विजय कुमार घर पर टाइम स्पेंड कम करते थे और दूसरी तरफ जयलक्ष्मी भी उनसे किसी न किसी छोटी छोटी सी बात को लेकर लड़ने लगती थी। और इन सब से अलग लड़ाई का जो सबसे बड़ा रीजन था वो ये था कि जयलक्ष्मी का कैरेक्टर अच्छा नहीं था। उसके घर के सामने रहने वाले सुरेश के साथ अफेयर था, जिस वजह से दोनों पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। पुलिस को लगा कि हो सकता है विजय कुमार के मर्डर के पीछे उसकी पत्नी जयलक्ष्मी और उसके आशिक, उसके लवर सुरेश चौथे का हाथ हो। इसीलिए पुलिस ने उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लिया पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर जब सुनील धनावड़े ने जयलक्ष्मी से पूछताछ की तो उसने अपने आप को इनोसेंट बताया, लेकिन उसके जवाबों से सुनील धनावड़े सेटिस्फाई नहीं थे। उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो, कुछ बताने से रुक रही हो, और इसीलिए सुनील धनावड़े को उस पर शक हो गया। लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था, इसीलिए वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। ठीक ऐसा ही कुछ सुरेश चौथे के साथ हुआ। उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, उसने भी अपने आप को इनोसेंट बताया, लेकिन उसके भी जवाब से सुनील धनावड़े सेटिस्फाई नहीं थे। क्योंकि उसके कुछ जवाब देने का तरीका इस तरीके से था, वो अपनी बात को बार बार बदल रहा था। इसीलिए उसकी बात से भी सुनील धनावड़े सेटिस्फाई नहीं थे। बट वही कि उनके पास कोई सबूत नहीं था कि इन्होंने ही मारा है, कोई बिल्कुल ठोस सबूत, इसीलिए वो उसको भी गिरफ्तार नहीं कर सके। अब पुलिस को सिर्फ डीएनए टेस्ट का इंतजार था, क्योंकि उसी से ही पक्का हो सकता था कि ये लाश विजय कुमार की है। क्योंकि अभी तक पुलिस सिर्फ ये अंदाजा लगा रही थी कि ये लाश विजय कुमार की है, बट उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे उनको पता लग सके कि ये लाश किसकी है।
दूसरी तरफ पुलिस का काम देखकर कि वो इतनी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जयलक्ष्मी डर चुकी थी और वो अपने घर में रखे सारे गहने और पैसे लेकर सुरेश चौथे के साथ भाग गई। बस उनका भागना था कि पुलिस को पूरा यकीन हो गया कि हाँ, विजय कुमार का कत्ल उसकी पत्नी जयलक्ष्मी और उसके आशिक सुरेश ने ही किया है। बस फिर पुलिस उनको ढूंढने में लग गई। वो उनको ढूंढने के लिए जगह जगह छापे मार रहे थे। इसके साथ साथ उन्होंने उनके फोन भी ट्रैकिंग पर लगा दिए थे ताकि उनकी लोकेशन मिल सके। कभी उनके दिल्ली होने का पता चलता तो कभी कोलकाता में। इसके साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र के कई सारे स्टेशन पर, कई सारे शहर में उनके होने की लोकेशन मिली, जिस वजह से पुलिस को अलग अलग टीम में बंटना पड़ा और उन्हें फाइनली बम्बई के एक रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद उन्हें थाना गढ़ीगंज लाया गया और वहां पर एसपी दयानंद की देखरेख में उससे पूछताछ की गई। अब तक पुलिस के पास डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिस वजह से उनको अब ये भी पक्का हो गया था कि जो लाश पिकनिक पॉइंट से मिली थी वो विजय कुमार की ही थी। और अब यहाँ से विजय कुमार के कत्ल के सारे राज खुलने शुरू हो गए। सुरेश विजय कुमार के घर के ठीक सामने रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, दो बच्चे और उसके पेरेंट्स तो थे ही, साथ ही साथ एक बड़ा भाई और एक भाभी भी थी। घर में पत्नी के होने के बावजूद भी जब भी वो जयलक्ष्मी को देखता, उसके मन में जयलक्ष्मी को पाने की चाहत जाग उठती थी। 37 साल की जयलक्ष्मी थी ही ऐसी ही। वो जितनी सुंदर थी उतनी ही ज्यादा घुलने मिलने वाली भी थी। वो हर किसी से इतना खुलकर बात करती थी कि उससे बात करने वाला अट्रैक्ट हो जाता था। और पड़ोसी होने के नाते सुरेश की जयलक्ष्मी से अक्सर बात हो जाया करती थी। जयलक्ष्मी का एक 18 साल का बेटा भी था, लेकिन जयलक्ष्मी खुद 25 साल से ज्यादा की नहीं लगती थी। उसकी खूबसूरती में सुरेश कुछ ऐसा खोया कि वो अपने बच्चे और अपनी पत्नी को भूल गया। कहा जाता है जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है, और सुरेश ने भी जयलक्ष्मी को पाने का रास्ता अब खोज लिया था। उसने विजय कुमार से दोस्ती कर ली और उसके घर के अंदर जाने लगा। वहां पर उसने जयलक्ष्मी से बात करना भी शुरू कर दिया। जयलक्ष्मी और सुरेश धीरे धीरे करीब आने लगे। सुरेश ने जयलक्ष्मी से भाभी का रिश्ता बनाया, उससे कुछ इस तरीके से बात की, उसको कुछ इस तरीके से हंसाया कि जयलक्ष्मी ने सुरेश को अपना सब कुछ सौंप दिया। विजय कुमार दिन में तो नौकरी पर रहते और रात में गाने बजाने के काम से बाहर रहते थे, और इसी का फायदा सुरेश और जयलक्ष्मी उठा रहे थे। सुरेश जब घर पर आता था जब विजय कुमार घर पर नहीं होता था। सुरेश को अकेले में विजय कुमार के घर जाते आस पड़ोस वालों ने देखा तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने ये बात विजय कुमार को बता दी। विजय कुमार ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उनकी पत्नी और अपने दोस्त पर वो बहुत ज्यादा भरोसा करते थे, लेकिन ये दोनों ही उनके भरोसे का खून कर रहे थे। विजय कुमार ने जब उनसे पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तो दोनों कस्में खाने लगे। दोनों कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके रिलेशन को खराब करने के लिए आसपास के लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं। लेकिन विजय कुमार कोई छोटे बच्चे नहीं थे, वो सब समझते थे। वो जानते थे कि बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता। आखिर आसपास वाले बिना किसी वजह के उनसे झूठ क्यों बोलेंगे, और इसीलिए वो उन दोनों पर नजर रखने लगे, जिस वजह से दोनों को मिलने में परेशानी होने लगी। जब दोनों पर बंदिशें लग गई तो उनकी तड़प और ज्यादा बढ़ने लगी। विजय कुमार के कई बार मना करने के बावजूद भी जब जयलक्ष्मी सुरेश से मिलने से नहीं मानी तो वो उसकी पिटाई करने लगे, और इसीलिए उन दोनों ने विजय कुमार का मर्डर का प्लान बना लिया। प्लान के मुताबिक जयलक्ष्मी ने रात को अपने पति, अपने बेटे और अपनी ननद के खाने में नींद की गोलियां मिला दी। खाना खाते ही सभी गहरी नींद में सो गए, और उसी प्लान के मुताबिक आधी रात को सुरेश विजय कुमार के घर पर आया और धीरे से दरवाजा खटखटाया। जयलक्ष्मी ने दरवाजा खोला और सुरेश एक लोहे की रोड लेकर अंदर चला गया और उसने पूरी ताकत से विजय कुमार के सर पर एक वार किया। एक ही वार में विजय कुमार का सर फट गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद जयलक्ष्मी और सुरेश ने विजय कुमार की लाश को बिस्तर में लपेट दिया, उसको मारुति वैन में रखकर सुरेश के हाथ पिकनिक पॉइंट पर फिकवा दिया। इतने सुरेश लाश को ठिकाने लगाने गया था, इतने में जयलक्ष्मी ने कमरे की अच्छी तरीके से सफाई कर दी ताकि वहां पर कोई भी सबूत ना मिले। और जब सुरेश वैन लेकर वापस आया तो उसने वैन की भी अच्छी तरीके से सफाई कर दी ताकि वहां पर भी कोई सबूत ना मिले।
फिर दोनों ने विजय कुमार की गुमशुदगी की एक झूठी कहानी बना दी। पर दोस्तों कहते हैं झूठ पर चाहे कितने भी पर्दे डाल लो, सच सामने आ ही जाता है। ठीक हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया और वहां से उनको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारा आज का केस। अलर्ट रहिए और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।